ऐसे डॉक्टर BR अम्बेडकर को मैं उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूँ। आप सभी को जय हिंद पेश करता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने नाम भी सुना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जब इस भारत देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लागू हुई और उस समय जो इस देश के वंचित, शोषित, दलित जो थे उनकी दशा एक पशु से भी ज़्यादा बदतर थी। पशु होता ना, पशु, उससे भी ज़्यादा बदतर थी। जो इस भारत देश के जो मूल निवासी थे उन लोगों की जो दशा थी वो एकदम पशु होता है उससे भी बदतर थी। पशु होता है, पशु को भी हम मतलब किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, अपने घर में पशु रखते हैं। तो ऐसे ही इस देश के लोग जो यहाँ पर जो शासन करते थे वो हमारे ऊपर ऐसे मतलब ऐसे विचार हमारे ऊपर थोपते थे। तो हमें एक हमारा जीवन था, वो हमारा जीवन एक पशु से भी बदतर था। तो उसके बाद बहुत सारे महान समाज सुधारक आए, कबीरदास जी को, संत रविदास हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, ऐसे ऐसे महान महापुरुष इस धरती पर आए जिन्होंने धीरे धीरे क्रांति लानी शुरू की। उसके बाद 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसके कारण हमें एक इंसान होने का हमें दर्जा मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और इन्होंने जन्म से लेकर के ही बहुत सारा संघर्ष किया। इनके जो पिताजी थे वो एक महार जाति से आते थे और इनके पिताजी एक मतलब सेना के अंदर उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों की सेना में इनके पिताजी सूबेदार थे। तो सूबेदार थे तो उस समय सबको पता है उसमें मतलब दलितों की शिक्षा पाने की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी और भारत में मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग थे, दलित थे जो पढ़े लिखे होते थे। तो इनके मन में और लोगों को देखकर जिज्ञासा हुई कि भाई सब पढ़ रहे हैं तो कम से कम मुझे भी पढ़ना चाहिए। अब आदमी अगर शिक्षा अगर आदमी के अंदर नहीं होती है तो शिक्षा के बिना आदमी पशु के समान रहता है। पशु होता है ना, पशु, तो उसको हम जैसे ले जाते हैं वो वहां चला जाता है। एक डंडा लेकर के हम उसको ले जाते हैं तो वो पशु हम जहां ले जाएंगे वो अपने आप वहां चला जाएगा। ले जाता है ना, हम बाड़े में उसको ले जाते हैं, बाहर भी खेत में ले जाते हैं तो डंडा लेकर उसको ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति थी। तो आदमी के अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो वो एकदम पशु के समान है। सबसे बड़ी बात है आदमी का शिक्षित होना। बाबा साहब के 3 जो महत्वपूर्ण नारे थे, शिक्षित बनो। पहला क्या था? शिक्षित बनो। सबसे पहले क्या करना, आपको पढ़ना है, शिक्षित बनना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, शिक्षित नहीं हो तो आपके जीवन के अंदर आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अगर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। दूसरा नारा बाबा साहब का था संगठित बनो। संगठित मतलब हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। एकता देखते हैं आज भाई वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, देखते हैं ना। तो दूसरी महत्वपूर्ण बाबा साहब ने बात रखी थी कि संगठित होना चाहिए। पूरा समाज है, जो भी दलित हो, जो भी शोषित हो, जो भी पीड़ित हो, वो सारे के सारे हमेशा मतलब एक मंच पे एक साथ आने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। और तीसरा था संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ये होता है जैसी भी स्थिति में, जैसे भी घर में हमारा जन्म हुआ है तो उसको लेकर के हमें संघर्ष करना है। आदमी गरीब पैदा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर गरीब पैदा होकर अगर मन भी गिर जाता है तो वो आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप भले ही किस घर में पैदा हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि उस परिस्थिति को पार करके आप उससे भी अपना जो भविष्य है वो अपना उज्जवल कर सकें। इसलिए संघर्ष, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये आपके अंदर जो बाबा साहब के 3 जो महत्वपूर्ण नारे थे उनको आपको आत्मसात करना है, उनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बाबा साहब को केवल पूजने से कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, आज 14 अप्रैल है और सभी को पता है, सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, सब इनका गुणगान करते हैं। तो इनको पूजना नहीं है। पूजने से आदमी क्या होता है, देवता जितने भी आप देवताओं को पूजते हो, पूजने से कुछ नहीं होता। इनके विचारों को, इनके पद चिन्हों को हमें ग्रहण करना है। जिन विचारों पे बाबा साहब चले थे उन विचारों पे हम चल तो नहीं सकते, लेकिन उन विचारों को ग्रहण तो कर सकते हैं।
ये तो एक बहुत मान शख्सियत थी, तो इनके विचारों पे हम नहीं जा सकते, लेकिन इनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने जो बातें बाबा साहब ने बताई थी वो बातें हम ग्रहण करें तो हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाँ जी, हाँ साहब, ए भवन में जयंती मना गाँव में कह दो तो व्हाट्सएप को देख लगा और पटना में कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, आओ। पद्म सिंह। हाँ। और बाबा साहब के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया कि जब ये छोटे थे तब भी सुन रखा आपने, स्कूल में जाते थे, जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल में बाबा साहब को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी स्थिति में मतलब बाबा साहब क्लास अंदर चलती थी, बाबा साहब बाहर जा हम चप्पलें खोलते हैं क्लासरूम के बाहर, वहां बैठते थे और वहां बैठ के जो मास्टर पढ़ाता था उसको एकदम मतलब जो बच्चे आराम से बैठते थे ना क्लास के अंदर बैठते थे, वो बच्चे जो ग्रहण नहीं कर पाते वो बाबा साहब बाहर चप्पलों के पास बैठ करके ग्रहण कर लेते थे। इतने बाबा साहब प्रतिभावान थे कि जो मतलब मास्टर बताता नहीं उससे पहले बाबा साहब को पता सब कुछ उनके दिमाग में सेट हो जाता। तो बाबा साहब ने जन्म से लेकर के संघर्ष वो करते ही रहे। जब भी बाबा साहब को आज यहाँ भारत में नहीं विश्व के अंदर भी सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब विश्व ज्ञान का प्रतीक, विश्व के ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है बाबा साहब को। ऐसी शख्सियत जिसके पास 14 डिग्रियां जो मतलब किसी के पास नहीं मिलती हैं, ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है ना भारत में नहीं विश्व के अंदर भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी शख्सियत को उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। और आप सभी यहाँ पहली बार यहाँ इकट्ठे हुए, पहली बार आपने जयंती का प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा, हमारा भी मन बाग हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आने वाले समय में भी इस तरह से चाहे जो भी हो, चाहे प्रोग्राम कितना ही छोटा हो, वो प्रोग्राम कोई छोटा नहीं होता, प्रोग्राम होना जरूरी है। तो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा और इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा और आपने शुरुआत की, तो इसलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी अध्यापक श्री नरपत राम जी से, युवाएं वो भी अपने विचार रखें।